ये शुरू हो गई जब उसने बच्चा कंसीव किया। उस वक़्त हेल्दी एक्टिविटीज़ अगर नहीं है तो बच्चे के साथ तो आपका कनेक्शन बन नहीं रहा। मैं बातें करती थी अपने बच्चे से। अच्छा। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं अपने बच्चे से बात करती थी। मैं उसको बताती थी, देखो ये स्विच है। बिलीव मी ऐसा होता था। ये स्विच है और इसको हाथ नहीं लगाते, ये नुकसान देता है। जो 2 लोग दुनिया में सबसे कम बात करते हैं वो बाप और बेटा है। अच्छा। सबसे जो कम इंटरैक्शन होती है वो इसी रिलेशनशिप में होती है। अगर किसी महफ़िल में 2 लोग खामोश बैठे हुए हैं तो आप समझ जाइए बाप बेटे हैं। हर ऐज का अपना एक प्लेज़र होता है, ठीक है? इसी तरह जो टीनेज है उसका भी एक एक अपना प्लेज़र है। बच्चा उस ऐज में एक स्ट्रेस फ्री लाइफ़ गुज़ार रहा होता है, लेकिन वो अनफॉर्च्युनेटली बच्चे से ले ली गई है। या तो ग्रेड्स का एक प्रेशर उसको दे दिया गया है या अर्ली मैरेजेस दे दी गई हैं। हमने बच्चे को को-एजुकेशन में डाल के और उसपे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि लड़के-लड़कियाँ दोस्त नहीं होंगे। ये मुमकिन नहीं है। अगर आपको लड़के-लड़की की दोस्ती पर एतराज़ है, तो आप को-एजुकेशन में अपने बच्चे को ना डालें। उसको मोहब्बतें भी होंगी, उनके ब्रेकअप्स भी होंगे, उसको आपको डील भी करना है। मेरा बेटा जो बड़ा वाला है, उसको स्कूल में ये कह दिया गया था कि आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता, आप उसको निकाल के यहाँ से ले जाएँ। मैं उस स्कूल का नाम मेंशन नहीं कर रही, अच्छा। लेकिन उस स्कूल ने मुझे ये कह दिया था कि ये नहीं पढ़ सकता, ठीक है? एक तरह से उन्होंने गिव अप कर दिया था, क्योंकि मेरे बेटे के साथ जो है वो लर्निंग डिफ़िकल्टी थी, डिस्लेक्सिया। अगर बच्चा अपनी एज ग्रुप में दोस्तियाँ कर रहा है, दैट इज़ फाइन। अच्छा। लेकिन अगर वो अपने एज से बड़े लड़कों में बैठना पसंद करता है और उनके साथ दोस्तियाँ कर रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए अलार्मिंग होनी चाहिए। आप इसका नोटिस लें। क्यों उसके को बड़े लोगों की दो जो लड़कों की दोस्ती है, वो क्यों इतनी फ़ैसिनेट कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट का एक और एपिसोड। और आज के जो मेहमान हैं हमारे पॉडकास्ट पे, पिछले 1 साल से मैं इंतज़ार कर रहा था कि हमारे पॉडकास्ट पे ये मेहमान आएँ। पेरेंटिंग के ऊपर मैंने बेशुमार लोगों को बात करते सुना, लेकिन कमल अब्बासी की जो गुफ्तगू होती है वो मैं समझता हूँ कि एक अथॉरिटी है, और उसका एक सबूत मेरे हाथ में ये किताब है। पेरेंटिंग द राइट वे बुक जो है वो कमल अब्बासी ने लिखी है, और इसमें वालिदैन के तमाम मसाइल को इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके इर्द गिर्द आपके घर में बच्चा मौजूद है और आप उसकी परवरिश को लेके कंसर्न है, तो ये पॉडकास्ट एंड तक देखिएगा। इस पॉडकास्ट में हम 1 साल के बच्चे से लेके 20 साल तक के बच्चों के मसाइल को एड्रेस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप अपने काम से इस्लामाबाद में थीं और उसके बावजूद आपने वक़्त निकाला और हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाईं। कैसा मौसम है कराची का? कराची अभी तो गर्म ही चल रहा है और मज़ीद गर्म होने वाला है, क्योंकि सितंबर मशहूर है सितमगर के नाम से। अच्छा। तो अभी काफ़ी सितम गुज़रने वाले हैं हम पे। तो मेरे ख़्याल में एक आध दिन तो आपके इस्लामाबाद में हो गया है, और यहाँ पे प्लेज़ेंट है मुझे लग रहा है उस। लिटिल बिट है, लेकिन अभी मतलब हुँ। मुझे गर्म ही लग रहा है। इट्स लाइक कराची। अच्छा। कमल, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं और आपने एक किताब लिख रखी है इस मौज़ू के ऊपर। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों के हवाले से आज इस पॉडकास्ट में वो तमाम टिप्स आप ख़ास तौर पे माँओं के लिए दे दें जो परेशान हैं लेके अपने बच्चों के मसाइल के हवाले से। शुरू यहाँ से करते हैं। एक ख़ास रुझान पिछले चंद सालों से देखा गया है छोटे बच्चों में। हम बात कर रहे हैं लेस देन 10 इयर्स के जो बच्चे हैं, गुस्से के बहुत तेज़ हो गए हैं। माएँ अक्सर ये कंप्लेंट करती हैं कि मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। ये इतने कम उम्र के बच्चे में गुस्सा जन्म कैसे ले लेता है, और इस गुस्से को फिर अगर कंट्रोल करना चाहें तो इसका क्या तरीक़ाकार है? अ, यासिर, पहली बात तो ये है कि जिसको आप लोग और पेरेंट्स भी गुस्सा समझ रहे होते हैं, एक्चुअली वो गुस्सा नहीं होता। 10 साल से कम उम्र बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। अब इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमें तो वो उसका शाउट करना, चीज़ें उठा के फेंकना, ठीक है?
वो हमें गुस्सा नज़र आ रहा है बट एक्चुअली दैट इज़ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है? और बच्चे को फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ की हो रही होती है कि ये जो औरत है, जो रिश्ते में मेरी माँ लगती है, सही। इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए और उसको समझ क्यों नहीं आ रहा कि मुझे क्या चाहिए। अब बच्चे के पास तो देखिए वर्ड बैंक्स में बड़े ही लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। उसके इमोशंस भी बड़े लिमिटेड होते हैं। अभी उसने बहुत ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्लोर नहीं किया, राइट? वो 2-3 ही जो अल्लाह ताला ने नर्चर करके हमें जिन मेजर 4 इमोशंस के साथ भेजा है, गम, खुशी, गुस्सा और खौफ, ये 4 इमोशंस हैं जो अल्लाह ताला ने नर्चर किए हैं। इन्हीं के साथ इंसान इस दुनिया में आया है। तो लेकिन जो जिसको हम गुस्सा समझ रहे होते हैं, बेसिकली वो गुस्सा नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेशन होती है जिसका रीज़न मैंने आपको बताया। सही। अब यहाँ पे मदर्स जो हैं, वो भी जवाब में फ्रस्ट्रेट ही हो रही होती हैं कि ये समझा नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं समझा पा रहा? क्योंकि उसके पास लैक ऑफ वर्ड्स हैं, लैक ऑफ इमोशंस हैं, जो वो ना एक्सप्रेस कर सकता है, ना वर्बली आपको बता सकता है कि वो अगर चीज़ें उठा के फेंक रहा है, उसको एक्चुअल में क्या चाहिए। तो ये बेसिकली 10 साल से कम उम्र बच्चों में गुस्सा, बल्कि 5 साल तक तो मैं कहती हूँ गुस्सा होता ही नहीं है। अच्छा कमल, बच्चों की ज़िद को लेके बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है, ये ख़्याल हो सकता है उनका, ये आप बेहतर बताएँगी कि इसमें कितनी हकीकत है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले बच्चों की तरबियत इफ़ेक्ट हो रही होती है, और आपको क्या लगता है कि ख़ास उम्र में जो है, वो क्या बच्चा जॉइंट फैमिली सिस्टम में बेहतर परवरिश पा रहा होता है, या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है उसमें ज़्यादा बेहतर परवरिश उसको मिल रही होती है? कि बाज़ औक़ात सिबलिंग्स के साथ कज़न्स भी होते हैं, और दोनों फैमिलीज़ के अपने-अपने मिज़ाज होते हैं, पैरेंटल गाइडेंस डिफरेंट होती है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में बच्चों की तरबियत कैसे इफ़ेक्ट हो रही होती है? जॉइंट फैमिली सिस्टम का इफ़ेक्ट होता है तरबियत पे, लाज़मी होता है, लेकिन पॉज़िटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है? और दोनों चीज़ें हमें साथ लेके चलनी हैं। अगर आप आइडियली तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ, क्योंकि देखिए इसी चीज़ को लेके अक्सर पेरेंट्स कन्फ्यूज़ हैं, बल्कि एडल्ट्स काफ़ी, कि देयर आर सर्टेन लिमिट्स, फैमिली, देन क्लोज़ फैमिली, देन एक्सटेंडेड फैमिली, ये 3 कैटेगरीज़ हैं, ठीक राइट? है। हम लोग जो चचा बच्चे की अगर नज़र से हम देखें तो जो चचा, फूफी, दादा-दादी ये सब रह रहे हैं ना, बच्चा उनको भी फैमिली कंसिडर कर रहा है। दे आर नॉट हिज़ फैमिली। उस बच्चे की जो फैमिली है वो उसके माँ, बाप और उसके सिबलिंग्स, दिस इज़ वन फैमिली। अब तुम देखो कि तुम लेकिन जब जिस तक कल्चर, तुम्हारी जिस माशरे में हम रह रहे हैं, तो ये तो अगेंस्ट द नॉर्म समझा जाता है कि अगर जो है ग्रैंड पेरेंट्स को ना कहा जाए फैमिली का हिस्सा, बहुत सारे घरों में लड़ाई हो जाएगी इससे। बिल्कुल हो जाती है और होती है, और यही सेशंस में मेरे पास इश्यूज़ आते हैं। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि देखिए फैमिली तो जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तुम्हारे किसी बहन-भाई की शादी नहीं हुई थी, तुम अपने माँ-बाप के साथ रहते थे, दैट वाज़ वन फैमिली, राइट? उसके बाद क्या हुआ कि तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी सिबलिंग्स की शादी हुई, अब उन सब की अपनी-अपनी फैमिलीज़ बन गई। तो अब किसको आप फैमिली कहेंगे? कितने मेंबर्स हैं तुम्हारी फैमिली में? वी आर 5 माशाल्लाह। दिस इज़ द वन फैमिली, कि अगर तुम्हारे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तो ये एक फैमिली बन गई ना। सही। तो इसके बाद आते हैं बाकी क्लोज़ फैमिली आप इसको कह सकते हैं, जिसमें बच्चे के माँ के सिबलिंग्स आ गए और बच्चे के बाप के सिबलिंग्स आ गए और उनके पेरेंट्स आ गए, राइट? ठीक। ये हो गई क्लोज़ फैमिली। इसके बाद आती है एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें कोई हुदूद नहीं है उसकी। फिर सब आ जाते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में। सही। सो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन फैली हुई है, वो फैमिली और क्लोज फैमिली में फैली हुई है। अच्छा, अब गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में तरबियत अफेक्ट हो रही होती है या नहीं, इसका पहले मैं पॉजिटिव साइड आपको बता दूं कि ग्रैंड पेरेंट्स का बड़ा रोल है तरबिया में, क्योंकि इसका अंदाज़ा तब होता है जब टीन एज में बच्चे आते हैं, 12-13 साल की एज में। इवन उससे पहले भी स्टोरी टेलिंग में ग्रैंड पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है, और स्टोरी टेलिंग इटसेल्फ बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है बच्चे की तरबिया में। तो जब टीनेज में बच्चे आते हैं, उसमें अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ रह रहे होते हैं ना, तो वो समटाइम्स
बच्चे का पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप खराब हो जाता है एक सर्टेन एज पे, तो उससे बचा लेते हैं। आपको जो एक अनड्यू एक आर्ग्यूमेंट्स चल रही होती है बच्चे की माँ बाप के साथ, उस सिचुएशन से आके समटाइम्स बच्चे को ले जाते हैं, जिसको पेरेंट्स ये समझते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स पैम्पर कर रहे हैं, इससे बच्चा बिगड़ रहे हैं। बिलीव मी, उससे बच्चा नहीं बिगड़ता, बल्कि उससे आप खुद ही उसका बेनिफिट मिल रहा होता है बीइंग पेरेंट आपको, कि आप उस अनड्यू आर्ग्यूमेंट से बच गए। आपका रिलेशन खराब हो रहा था जिससे आपके पेरेंट्स ने आके आपको बचा लिया, बच्चे को भी बचा लिया। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो मैं पेरेंट्स को रियलाइज़ कराने की पूरी कोशिश करती हूँ कि ग्रैंड पेरेंट्स की का बड़ा पॉजिटिव रोल है। अगर उसको अंडरस्टैंड कर लें तो ज़िंदगी उनकी भी सुकून में आए, बच्चे की भी सुकून में आए, ग्रैंड पेरेंट्स की भी सुकून में आए। इसके अलावा जो पैम्पर की मैं बात करती हूँ आपसे कि ग्रैंड पेरेंट्स पैम्पर कर देते हैं, तो पैम्पर जो है वो सिर्फ़ माँ-बाप का जो बेजा लाड प्यार होता है ना, बच्चा उससे बिगड़ता है। हुँ। ग्रैंड पेरेंट्स के लाड प्यार से बच्चा नहीं बिगड़ता। ये क्या साइंस है? ये साइंस ये है कि आपको शायद मैं आपसे भी अगर पूछूं कि आपके बचपन की कोई बात किसी की कही हुई आपके माइंड में है, तो आपको सिवाय माँ बाप के और किसी की कोई बात माइंड में नहीं होगी। बच्चे के माइंड में भी वो चीजें लाशऊर में जाती हैं जो माँ बाप उसको समझाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है, वो बच्चे के ज़हन पे किसी तरह का कोई असर नहीं डाल रहा होता। डाल रहा होता है, लेकिन वो चीजें हील हो सकती हैं और उसको पेरेंट्स का उसमें बड़ा रोल होता है कि वो उसको उसका देखें, जो उसका सोच है, जो उसका नज़रिया है, वो उस एज में बन रहा होता है। तो जैसे ही बच्चे ने कोई नई चीज़ सीखी, कोई गलत बात सीख ली बाहर से, एनवायरनमेंट से, घर के माहौल से, समटाइम्स मेरी क्लाइंट्स कहती हैं कि गालियाँ देना बच्चा सीख लेता है। तो वो जो स्लैंग वर्ड्स बच्चा सीख रहा है, उसको की इस्लाह करने के लिए आप मौजूद हैं ना। बच्चा गालियाँ देना जब सीखता है, जब माँ-बाप दे रहे होते हैं। अच्छा। टेम्परेरी ज़रूर सीखेगा वो, आपको 10 साल की उम्र के बच्चे के मुँह से गालियाँ सुनने को मिलेंगी। आपको पैनिक नहीं होना, आपको ये नहीं समझना कि अब ये इसकी शख्सियत का हिस्सा बन गई हुँ। और अब ये ज़िंदगी भर गालियाँ देगा। नो, यू आर देयर फॉर हिम। तो आप उसकी इस्लाह करें, आप उसको बताएँ और ये चीज़ उसके लाशऊर में समहाउ बैठ जाएगी कि हाँ, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ये गलत वर्ड है। तो वो गालियाँ जो जो भी घर में कोई देता है, वो चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता ब्लर होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी कि माँ मना करती थी गालियाँ देने से, बाप मेरा मना करता था गालियाँ देने से, उन्होंने कभी गालियाँ नहीं दी। तो गलत चीज़ स्क्रीन यूसेज भी अगर है, माँ-बाप कर रहे हैं तो बच्चा करेगा। घर में और कोई कर रहा है तो बच्चा टेम्परेरी वो चीज़ ज़रूर सीख रहा है, लेकिन बिलीव मी उसकी लास्टिंग नहीं है। एक सर्टेन ऐज के बाद उसको ये रियलाइज़ हो जाएगा जो मेरे माँ-बाप कहते थे वो सही है। इस इश्यू के ऊपर हम डिटेल बात करेंगे इसी पॉडकास्ट के में, जो स्क्रीन वाला चैलेंज है। उससे पहले पेरेंट्स और बच्चों की जो बॉन्डिंग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चे कनेक्ट नहीं फ़ील करते अपने वालिदैन के साथ, और वालिदैन इसको रूटीन की बात ले रहे होते हैं, और इसके नुकसानात जो देखने में सामने आए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक रिहैब चलाते हैं ड्रग का। तो उन्होंने बताया कि जो मेजॉरिटी पेशेंट आ रहे होते हैं, नौजवान बच्चे जो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, उनका कॉमन इश्यू जो है वो ये है कि उनको ये लगता है कि उनके वालिदैन उनसे प्यार नहीं करते, अनअटेंडेंट रहे हैं। हालाँकि मैं ज़ाती हैसियत में ये समझता हूँ कि शायद ही ऐसे वालिदैन दुनिया में हों, जो अपने बच्चों से प्यार ना करते हों। बच्चों के अंदर ऐसी सोच पैदा हो जाना कि मेरे माँ-बाप मुझसे प्यार नहीं करते, ये कैसे जन्म लेती है, और वालिदैन का ऐसा कौन-सा रवैया है जिसमें वो मुहतात रहें कि उनके बच्चों में ऐसे गुमान ना पैदा हों? मुझे ये बताओ कि कनेक्शन बनता कैसे है? अच्छा, मुझे तो लगता है एक तो ये फ़ितरी चीज़ है। अल्लाह की तरफ से वालिदैन में भी और बच्चों में ये चीज़ मौजूद होती है। दूसरी कनेक्शन की जो मुझे रीज़न समझ आती है, आई एम नॉट एक्सपर्ट, और मुझे वो लगता है कि आप जब बच्चों को बाकायदा हेल्दी टाइम दे रहे होते हैं, ठीक है? तो उस टाइम में आपकी बॉन्डिंग क्रिएट हो रही होती है, वो लर्न भी कर रहे होते हैं,
और ये एक कॉमन फादर जो है वो मेरी तरह की शायद सोच रखता है। अच्छा देखो, ये तो बहुत ही बात की बात आ गई ना, हेल्दी टाइम, क्वालिटी टाइम। उससे भी पहले एक चीज़ होती है, और वो होती है आई कॉन्टैक्ट। यहाँ आई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा ना, निगाहें तो मोबाइल पे हैं, तो कनेक्शन तो बना ही नहीं। अब आप बात तो कर रहे हैं बच्चे से, आधे घंटे आप कह देंगे मैंने बात की है, लेकिन आपकी नज़रें अगर मोबाइल पे थीं, तो बिलीव मी वो आधा घंटा गार्बेज में गया है। आपका कोई कनेक्शन नहीं बना उसके साथ। क्वालिटी टाइम वो होता है जो बच्चे की पसंद का होता है, जिसको बच्चा एन्जॉय करता है, जिसमें उसकी पसंद के टॉपिक्स पे बात होती है, जिसमें उसमें उसकी पसंद की गेम्स और एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी बच्चे को पसंद है, चाहे वो PS4, 5 क्यों ना हो। एक और चीज़ मैं आपको बहुत अहम यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि जब एक औरत कंसीव करती है, तो उसका ताल्लुक तो तब बन जाता है बच्चे के साथ। सही। तो दुनिया के साथ तो ताल्लुक 9 माह बाद बनेगा, लेकिन माँ के साथ तो ताल्लुक बन गया। ठीक है। लेकिन माँ जो है वो अपना टाइम स्क्रीन पे गुज़ार रही है। अच्छा, ये बड़ी अच्छा, इम्पोर्टेंट जो बात है। हमारे ज़माने की जो माएँ थीं, यानी मैं अपनी मदर की भी एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, इवन मैं अपनी भी एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। मेरा बेटा माशाल्लाह ही इज़ 25। तो मैंने मोस्टली जो एक्टिविटीज़ थी मेरी, मैं कुरान पाक बहुत पढ़ती थी। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हाफ़िज़ कुरान हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा ज़्यादा टाइम जो था वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा गुज़रा, किताबें पढ़ने में, कुरान पाक पढ़ने में और बातें करने में। मैंने स्क्रीन उस वक़्त थी नहीं, सेल फ़ोन्स। यहाँ पे जो मदर्स हैं वो सेल फ़ोन्स पे टाइम स्पेंड कर रही हैं। तो बच्चा पैदा होता है, उसको क्या चीज़ चाहिए होती है? एक 2 महीने के बच्चे को मैंने देखा है, एक शादी में बैठी हुई माँ मोबाइल दिखा के उसको चुप करा रही है। और हम जतन करते थे, बहला रहे हैं उसको, उसके रैटल्स हैं, टॉयज़ हैं, कितनी चीज़ें हैं। यहाँ पे माएँ शादियों में जब आती हैं और बच्चा रो रहा होता है, तो उसको स्क्रीन्स दिखा के खामोश कराया जाता है। तो ये एक्टिविटी ये शुरू हो गई जब उसने बच्चा कंसीव किया। उस वक़्त हेल्दी एक्टिविटीज़ अगर नहीं है, तो बच्चे के साथ तो आपका कनेक्शन बन नहीं रहा। मैं बातें करती थी अपने बच्चे से। अच्छा। जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं अपने बच्चे से बात करती थी। मैं उसको बताती थी, देखो ये स्विच है। बिलीव मी ऐसा होता था। ये स्विच है और इसको हाथ नहीं लगाते, ये नुकसान देता है। मेरे बच्चे ने कभी स्विच में उँगलियाँ नहीं दी। अच्छा। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। लेकिन मैं हर नुकसानदेह चीज़ से, ये छुरी है, ये नुकसानदेह होती है, इससे हमें चोट लग जाती है, इसको कभी हाथ नहीं लगाते। ये चीज़ मैंने मैंने खुद पढ़ी भी, बाद में इस चीज़ को बाद में रियलाइज़ किया। मैंने ये पढ़ाई बाद में की है, मैंने इसको एक्सपीरियंस पहले की। अच्छा, मुझे लगता है मैं अब इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये बड़ा अहम हो गया है। वालिदैन के कनेक्शन को हम कंटिन्यू रखेंगे बच्चों के साथ। कौन-सी उम्र जो है, ये इससे पहले भी मैंने किसी से सवाल किया था। आपको लगता है, अभी आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि आपसे पूछ लूँ, स्टार्ट हो जाती है बच्चे की जब वालिदैन को बहुत सीरियस हो जाना चाहिए कि अब जो है वो तरबियत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लाइक कितने साल का बच्चा जो है वो वालिदैन को अलर्ट हो जाना चाहिए उसके बाद कि अब इसकी तरबियत का टाइम शुरू हो गया? क्योंकि यूजुअली वालिदैन कहते हैं अभी छोटा है। देखो, तरबियत के जो हमने स्टडी भी किया और एक्सपीरियंस भी किया और ऑब्ज़र्वेशन भी मेरी है इस बारे में कि तरबियत के 2 मराहिल होते हैं, 2 स्टेजेस हैं। एक तो मैंने तुम्हें बता दिया कि वो प्रेगनेंसी वाला पीरियड, ठीक है ना? ठीक है। वहाँ से कनेक्शन बनना शुरू हुआ। अब उस पीरियड में अगर बच्चे से माएँ बातें करती हैं, बच्चे का लर्निंग प्रोसेस वहीं से शुरू हो गया। 2 स्टेजेस की जो मैं तुमसे बात कर रही हूँ वो ये कि 1 से 10 साल उसका लर्निंग पीरियड होता है। सही। लर्निंग पीरियड में बच्चे को नॉन वर्बल मैसेजेस चाहिए। बच्चा देखकर सीख रहा होता है, यानी आपको जो काम करवाना है बच्चे से वो आप खुद करना शुरू कर दें। सही। चाइल्ड विल स्टार्ट इमिटेटिंग। ठीक है। उसके बाद आता है 10 साल के बाद वाला पीरियड, वो 11 से 20 साल वाला पीरियड, और वो होता है उसका ट्रेनिंग पीरियड। ये हैं दोनों तरबियत के ही मराहिल। लेकिन वो वर्बल पीरियड है, ये नॉन वर्बल पीरियड है। 1 से 10 साल नॉन वर्बल, बच्चे को इंस्ट्रक्शंस ही चाहिए। वो सीखना चाहता है,
10 साल से पहले वाली एज में। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि सर पे कोई बैठा रहे सही। और उसको सिखाता रहे कुछ ना कुछ। तो ये पॉसिबल भी नहीं है और वो चाहता नहीं। वो चाहता नहीं कि मुझे सर पे बैठ के इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ, तो मैं सीखूँगा। वो सेल्फ लर्निंग पे चल रहा होता है। वो कहता है मुझे खुद ही सीखने दो। मैं गलतियाँ करूँगा, मैं खुद ही सीख लूँगा। और बच्चा गलतियाँ करता है, माँ फ्रस्ट्रेट होती है, इसने ये चीज़ तोड़ दी। उसके बाद 10 साल का जब के बाद का जब पीरियड होता है, वहाँ पे वर्बल मैसेजेस आ गए। अब आप उसको इंस्ट्रक्शंस दें, ये चीज़ ऐसे करनी है, इसको यहाँ रखना है, इस तरह से प्लेट्स अपनी सिंक में रखो, कपड़े अपने लॉन्ड्री बास्केट में डालो। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप 11 साल में देना शुरू करें। उससे पहले तक आपको देखेगा बच्चा खुद कर लेगा। कभी कर लिया वेल एंड गुड, नहीं किया तो आपको फ्रस्ट्रेट होके उसमें चिल्लाने की कि मैं तुमसे इतनी देर से कह रही हूँ ये काम करो और तुमने नहीं किया। तो ये चीज़ जो है ये माँओं को बिलावजह एक अनड्यू एंगर दे रही होती है। अच्छा, अब आप चिल्लाने की बात कर रही हैं, कुछ बच्चे वाक़ई जो है वो मैं अपनी फैमिली में भी देखता हूँ, वो मजबूर कर देते हैं माँओं को कि वो उन पे चिल्लाएँ और ख़ास तौर पे वो वक़्त होता है सुबह स्कूल जाने का, वो ब्रेकफ़ास्ट में कुछ नहीं ले रहे होते, फिर लंच के टाइम पे और फिर डिनर के टाइम पे। बच्चे जो है वो माँओं को इसके लिए मजबूर कर देते हैं कि वो उनके ऊपर चीखना-चिल्लाना शुरू कर दें, बच्चे खाना नहीं खाते। ऐसी कोई रेमेडी होती है कि जो बच्चे खाना नहीं खा रहे होते और उनके मील के अंदर उनकी फ़ेवरेट चीज़ें रखने के बावजूद उन माँओं का मसला हल हो जाएगा अगर आप इसके ऊपर कोई टिप्स दे देंगी कि बच्चे जो है वो एटलीस्ट मील लेना शुरू कर दें अपना? अच्छा यासिर मुझे ये बताओ, ऑनेस्टली स्पीकिंग कितनी बार ऐसा हुआ है और मैं ये सारी मदर्स से सवाल करती हूँ कि चिल्लाने से मसाइल हल हो गए हैं। अपैरेंटली आपको लगता है कि आप चिल्लाई और मसला हल हो गया, बच्चे ने आपकी बात सुन ली। यहाँ तरबियत कहाँ गई? आपके चिल्लाने से वो काम वक़्ती तौर पर हो गया। जो चीज़ उसके किरदार का हिस्सा बन रही है, वो स्टबर्ननेस है। वो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो चिल्लाने के हैं, उसके अंदर ज़िद को बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आप तरबियत के बारे में सोच ही नहीं रहे। आपने कहा कि बस इस वक़्त मसला हल हो जाए। फौरी सॉल्यूशन आपको चाहिए, पेशेंस नहीं है ना। तो फौरी सॉल्यूशंस के चक्कर में मदर्स चिल्लाती हैं और उनको ये लगता है कि बच्चा उनके चीखने से चुप हो गया। बट एक्चुअली उनके चीखने चिल्लाने से चुप नहीं हुआ, उनके खौफ से खामोश हो गया। बैक टू दैट क्वेश्चन कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा, ये एक बिल्कुल ही सेपरेट डिबेट है, लेकिन इसमें मैं आपको टिप्स दे देती हूँ। इसमें मैंने पहले भी अपने किसी लेक्चर में बात की है कि एक तो ये कि पेरेंट्स ये समझते बल्कि मदर्स ये समझती हैं कि हम बच्चे को इतना वैरायटी देते हैं फूड की, इतने पसंद का उसके खाना बनाते हैं, वो फिर भी खाना नहीं खाता। एक तो ये कि इसमें आप एज डिफाइन करें। 1 से 5 साल वो अलाउड है कि वो अपनी फ़रमाइशें कर सकता है, मुझे ये नहीं खाना, अच्छा। कह सकता है। 6 साल से आप उसको बोलना शुरू करें। नो कहने के भी जो है ना वो एजेस होती हैं। 1 से 5 साल आपको बच्चे को नो नहीं कहना, ठीक। बहलाना है बस। अगर कोई चीज़ नहीं देनी, बहलानी है। फिर 6 से जो 10 साल वाली एज होती है उसमें आप उसकी 5 में से 4 बातें मान लें, 1 पे आप उसको नो कहें। ठीक है। फिर 11 से 15 साल वाली एज में 2 बातें उसमें आप उसको नो कहें, 3 बातें उसकी मान लें। और फिर इस तरह रेशो कम करते-करते आप लेट टीन्स में जब जाएँगे तो आप उसकी कोई कुल 1 बात मानेंगे, 4 बातों पे आप उसको कहेंगे नो। ये ट्रेनिंग हो रही है, स्टेजेस हैं इसके। तो यहाँ पर जब मील टाइम पे हम आते हैं तो मील में बच्चे ने प्लेट खिसका दी, मुझे ये नहीं खाना, 5 साल तक ये चीज़ टॉलरेबल है। ठीक है। कह सकता है। अब आप बहलाएँ, कहानी सुनाएँ, कुछ भी करें, ठीक है? रीफ़ॉर्म करके दे दें। जैसे आपने सपोज़ कीमा पका हुआ है घर में, ठीक है। ठीक है? आपने उसके साथ रोटी दे दी, उसने कहा मुझे नहीं खाना। आपने जल्दी से रोटी को फैलाया, उसमें कीमे की एक लेयर लगाई, उसमें आपने केचअप डाली, उसको रोल किया और उसके 2-3 पीसेस किए और उसने कहा आओ बैठ के रोल खाते हैं, पराठा रोल। सही। तो वो एक रीफ़ॉर्म हो गया बच्चे के लिए। फिर 6 से 10 साल में आपने उसको समझाना शुरू कर दिया, बेटे अब क्योंकि अब ट्रेनिंग ये हो रही है कि जो टेबल पे है एक्चुअली वो खाना है। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि फ़रमाइशें कब तक चल जाएँगी? क्योंकि बच्चे एक 10 साल की एज का बच्चा जो है वो खाना ऑर्डर करके बाहर से मँगवा लेता है, हाँ जी। पिज़्ज़ा मँगवा के खा लेता है। सही। तो हमें तो ये
करनी ही नहीं है आदत कि बाहर से बच्चा मील ऑर्डर करके खाए। बच्चे को वो खाने की आदत होनी चाहिए जो टेबल पे रखा हुआ है। लेकिन एक आम ख़्याल ये भी है कि बच्चों की बात अगर मानते रहें आप 5 साल तक, तो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है कि उन्हें लगता है कि मैं जो कहूँगा वो हो जाएगा। अगर आप 5 साल तक उसकी ये बात मान रहे हैं और उसकी फ़रमाइश पूरी कर रहे हैं और छठे साल या 7वें साल आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको ये कहना शुरू हो गए कि अब आपको ये नहीं मिल सकता, तो आपको लगता है कि फिर नहीं, मैंने बच्चे ये नहीं कहा यासिर कि अच्छा, आप जो हैं वो उसकी हर बात मान लें। मैंने कहा उसको जो चीज़ नहीं देनी आपको फ़ील हो रहा है कि ये चीज़ दैट इज़ नॉट गुड फॉर हिम, आप उसको बहलाएँ। दैट इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस अगेन। तो वहाँ पे आप उसको बहलाएँगे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर कोई चीज़ नहीं देनी है, अदरवाइज़ आपको लगता है कि कोई चीज़ अगर दे भी दी तो कोई हर्ज नहीं है, तो दे दे ओके। फिर। यहाँ पे आप ज़िद कर रही हैं, बच्चा ज़िद नहीं कर रहा। बहुत सारे बच्चे जो है वो जैसे अब अभी इससे पहले मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि जो हम फिर किसी और साइड पे हमारी डिस्कशन चलेगी कि बच्चों का कनेक्शन जो नहीं बन पाता पेरेंट्स के साथ। बहुत सारे बच्चे स्कूल में बुली हो रहे होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। वालदैन कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि हमारा बच्चा जो है वो उसके मिज़ाज की ये जो तब्दीली है, इसकी रीज़न एक्सटर्नल भी हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे वालदैन को पता ही नहीं चल रहा होता कि उनका बच्चा जो है वो किस तरह के मसाइल को फ़ेस कर रहा है। इसकी कोई ख़ास अलामात होती हैं, बच्चे के रवैये में कोई तब्दीली आती है, ताकि पेरेंट्स अलर्ट हो जाएँ और उसका इश्यू जो है वो इमीडिएटली रिज़ॉल्व कर लें। देखो बच्चे की अगर बच्चा घर में आके ये चीज़ कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा पेरेंट्स से, तो इसका फ्लॉ जो है वो पेरेंटिंग में है कि रिलेशनशिप वो बिल्ड नहीं किया गया। बच्चे को वो स्पेस दिया ही नहीं गया कि वो आए और आपसे आके बात करे। जब बच्चा छोटी एज में भी जब शेयर करता है अपनी चीज़ों को, तो पेरेंट्स जज करना शुरू कर देते हैं एक सर्टेन एज के बाद। तुम देखो कि छोटा बच्चा जो है वो जब आता है अपनी माँ से, खास तौर पर कहीं से भी जब आता है, हर बात शेयर करता है। माँ जज नहीं करती, एन्जॉय कर रही होती है, राइट? अब 7, 8, 10 साल का जब बच्चा हुआ, उसने आदत के मुताबिक आके फिर कोई बात कही अपनी माँ से कि कोई भी बात, सपोज़ कि आज मैंने जो है वो अपने दोस्तों के साथ क्लास छोड़ के फुटबॉल खेली। अब यहाँ पे माँ जो है वो बिदक गई। ये कैसे तुमने कर दिया? तुम्हारी पढ़ाई का इतना लॉस हो गया और तुम फुटबॉल खेल रहे थे और टीचर को तुम्हारी नहीं पता और मैं तो जाके बात करूँगी स्कूल में। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि माँ की तरफ से ये रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ से डिस्कनेक्शन शुरू हो गया। जहाँ पे पेरेंट्स ने जज करना शुरू कर दिया बच्चे को। जब जजमेंट आ जाती है पेरेंटिंग में, तो वहीं से डिस्कनेक्शन शुरू हो जाता है। और फिर बच्चा, ऐसा नहीं है कि बच्चे ने वो क्लास को छोड़ना जो बंक करके और फुटबॉल खेलने गया, ऐसा नहीं है कि उसने वो चीज़ ख़त्म कर दी, वो अभी भी कर रहा है, उसने बताना ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये और भी खतरनाक है। ये और भी खतरनाक है हुँ, और ये आपके लिए बहुत बड़ा अलार्म होना चाहिए कि बच्चा मुझे पहले आके सब कुछ बताता था और अब नहीं बता रहा। दैट्स अ सिग्नल फॉर यू। तो उसमें आपको जज नहीं करना बल्कि वैलिडेट कर दें कि हाँ, जो तुम कर रहे हो वो चीज़ बहरहाल गलत नहीं है। लेकिन हाँ, इस एज में ऐसा दिल चाहता है। मेरा भी दिल चाहता था जब मैं छोटी थी। मेरा भी दिल चाहता था क्लास छोड़ूँ और खेलूँ कूदूँ बाहर जाके। उसको ये फ़ील हो गया कि हाँ, ये जो काम मैंने किया है वो गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। हुँ। तो वो एज़ अ पर्सन अपने आप को गलत कंसिडर नहीं कर रहा। तो ये डिस्कनेक्शन जो है ये तभी से शुरू हो जाता है जब पेरेंट्स जज करना शुरू कर देते हैं। बच्चा कोई भी मसला आपके पास लेके आ रहा है, छोटे बच्चे का क्या मसला होगा? उसकी टीचर अगर स्कूल छोड़ के जा रही है उसके लिए वो बहुत बड़ा मसला है भाई, हाँ, ठीक है? वो आके अगर माँ को बता रहा है मेरी फेवरेट टीचर जो है वो स्कूल छोड़ के जा रही है, तो ये बच्चे के लिए बहुत बड़ा मसला है। माँ कह रही है तो इसमें रोने की क्या बात है? ये क्या तुम लड़कियों की तरह बैठ के रो रहे हो? या ये तुमने बच्चों की तरह क्या रोना शुरू कर दिया? जा रही है तो जा रही है, दूसरी आ जाएगी। आपके लिए नहीं है वो बड़ी बात, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। उसका होमवर्क अगर नहीं हुआ और वो आपको बता रहा है कि मेरा होमवर्क रह गया, मिस हो गया या मुझे क्लास में डाँट पड़ेगी, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, आपके लिए नहीं है स्ट्रेस। अच्छा अभी तक जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मुझे महसूस हो रहा है कि हम माँओं को मुख़ातिब कर रहे हैं। वालिद का भी बड़ा किरदार होता है बच्चे की पर्सनैलिटी में
और एक ड्यूटी के तौर पे अक्सर जो फादर होते हैं वो समझते हैं कि मुझे बच्चों को वक्त देना है, तो इस वक्त की कुछ लोगों ने कुछ मियाद रखी होती है। मेरे अपने दोस्तों में चंद दोस्त जब ये बताते हैं कि बस मैंने 1 घंटा जो है ना वो बच्चों के लिए मुख्तस किया हुआ है शाम में ऑफ़िस से आते हुए। तो क्या ये कोई टाइम फ्रेम वालिद के लिए होना चाहिए कि कम से कम इतना वक्त देना ज़रूरी है? मैं उस पॉइंट पे भी आऊँगी, लेकिन मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को बच्चा 2 कंसिडर नहीं कर रहा होता, 1 कंसिडर कर रहा होता है। ऑल्दो वालिद की मसरूफ़ियत चूँकि बाहर ज़्यादा होती है, तो उसके साथ इंटरैक्शन कम होती है। लेकिन जो आपने कनेक्शन की बात की थी कि और शेयरिंग की कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स घर पे आके नहीं बता रहा, वो कनेक्शन की वजह से नहीं बता रहा, वो अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप, वो बॉन्ड जो माँ-बाप के साथ होता है, वो नहीं है, तो इसलिए बच्चा शेयर नहीं कर रहा अपनी प्रॉब्लम्स। वो बुलिंग हो सकता है, वो उसमें अब्यूज़ हो सकता है किसी किस्म का, स्कूल में या घर से बाहर, कज़िन्स में। मेरे पास बिलीव मी बहुत सारे केसेस आते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ के। एज है 40-50, अब आके सेशंस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ गए। अब मेरे पास आके बैठे हुए हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ लेके। और अब्यूज़ किस एज में हुआ था? 10 साल वाली एज में। अच्छा। उस वक़्त पेरेंट्स से कोई शेयरिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ताल्लुक ही नहीं बना हुआ था। अच्छा, इस तरह का ट्रॉमा इतनी देर तक सर्वाइव करता है? लाइफ़ टाइम होता है जनाब, लाइफ़ टाइम होता है ये ट्रॉमा। ये तो कभी अगर इसको एड्रेस ना किया जाए, इन इश्यूज़ को, ये अनहर्ड और अनआंसर्ड रह जाएँ, तो बिलीव मी ये बड़े नुकसान देते हैं। आपकी पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है, अगर चाहे वो फिज़िकल अब्यूज़ हो, चाहे वो मेंटल अब्यूज़ हो, चाहे इमोशनल अब्यूज़ हो, चाहे सेक्सुअल अब्यूज़ हो। चारों के बहुत खतरनाक आफ्टर इफेक्ट्स देखने में आते हैं एडल्ट एज तक। अच्छा, आजकल के दौर में एक और बड़ी अहम चीज़ मुझे लगता है हमें ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। छोटे बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना पड़ती है और उनको पता नहीं होता कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, और वालिदैन बाज़ औक़ात लापरवाही कर देते हैं इस चीज़ में, और अगेन कनेक्शन बाज़ औक़ात नहीं होता और बच्चे घबरा जाते हैं, वो नहीं बताते। तो बच्चों की इस मामले में तरबियत कैसे की जाए कि वो अगर इस तरह का कोई चैलेंज फेस करें तो वो वालिदैन के साथ ना सिर्फ डिस्कस करें, बल्कि वालिदैन को भी पता हो कि हमें इस तरह के मसले से अपने बच्चे को कैसे निकालना है और फिर कैसे हेल्प आउट करना है। पहले तो ये हमें देखना है कि बच्चा आके घर में बता रहा है या नहीं। 2 सिचुएशंस को आपको डील करना है। अगर तो वो बता रहा है तो आपके पास सिर्फ़ एक ही चैलेंज है कि आपको उसके उस इश्यू को रिज़ॉल्व करना है। अगर वो बुलिंग है या किसी भी किस्म का, किसी भी शक्ल में अब्यूज़ है। जो 4 फ़ॉर्म्स मैंने आपको बताई अब्यूज़ की, मेंटल अब्यूज़, फ़िज़िकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ और सेक्सुअल अब्यूज़। ठीक है। इसकी अगर आप कहें तो मैं डिस्क्रिप्शन भी दे सकती हूँ। फिज़िकल अब्यूज़, मार-पीट, सिंपल, जो पेरेंट्स मारते-पीटते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे को सही। और सज़ाएँ देते हैं, ये फिज़िकल अब्यूज़ हो गया। मेंटल अब्यूज़ यानी कि उसको जो गालियाँ देते हैं, राइट? उसको जो उसकी तज़लील कर रहे होते हैं। और इसी तरह होता है इमोशनल अब्यूज़, जो उसके इमोशंस को हर्ट किया जाता है और उसको अनहर्ड और अनआंसर्ड छोड़ दिया जाता है, उसको सुना नहीं जाता, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। तो ये इमोशनल अब्यूज़ हो गया और उसके बाद आखिर में सेक्सुअल अब्यूज़, जिसकी कि आपको जब ठीक पता है। है। तो ये 4 तरह की अब्यूज़ेज़ हैं और इसके अलावा जो बुलिंग आपने मुझे बताया, बुलिंग को भी जो है ना वो बच्चा समटाइम्स आके घर पे शेयर नहीं कर रहा होता। सही। तो अगर बच्चा घर में बता रहा है तो आपके पास एक चैलेंज है उसकी करने के लिए, और अगर बच्चा नहीं बता रहा तो आपके पास 2 चैलेंजेज़ हैं। एक तो अच्छा। आपको पता लगाना है कि मसला क्या है, सही। दूसरा आपको फिर उस मसले से डील करना है। लेकिन अगर बच्चे ने ओपन वर्ड्स में आके बता दिया कि मेरे साथ ये हो रहा है लाइफ में, तो आपके पास सिर्फ एक चैलेंज रह गया ना, जी, जी। कि आपको उसको उस मसले को डील करना है सही। या उसको असेस करना है या उसको हेल्प आउट करना है। अगर उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपने कोई काउंसलर हायर कर लिया। अगर आप खुद काउंसलिंग कर सकती हैं, इससे बेहतरीन तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। कि बच्चे ने आके आपको बताई अपनी प्रॉब्लम, आपने उसको सुना, सही। सुन लें, थोड़ा वक़्त निकालें, बच्चे को सुन लें,
ही हैज़ अ लॉट टू से। बहुत कुछ है बच्चे के पास कहने के लिए और पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक वजह होती है कि जो बच्चे आके शेयर नहीं कर रहे होते, सही। कि उसको ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है मुझे सुनने के लिए, मैं ये बैठे तो मैं बताऊँ, मेरी तो बात बहुत लंबी है। तो वो अनहर्ड रह जाते हैं, तो वो नहीं फिर शेयर करते। क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम, ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं, आप उसको बैठें, आप सुनें और फिर जिस डायमेंशन में भी आपको लगता है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, वो आप करें। जिस तरह का भी उसका चैलेंज है। लेकिन जो बच्चे आके बता नहीं रहे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए। क्योंकि फिर उनको खुद ही इवैल्यूएट करना है कि इसको, अब वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं जो जिससे बच्चे सिग्नल दे देते हैं। हुँ। उसकी मोबाइल एक्टिविटीज़, उसका रीडिंग मटीरियल, उसका वॉचिंग मटीरियल, वो क्या टीवी पे किस किस्म के प्रोग्राम्स देख रहा है, वो अपने घर में कमरे में बंद होके टाइम गुज़ार रहा है या घर से फ़रार हासिल कर रहा है, बाहर दोस्तों में टाइम ज़्यादा गुज़ार रहा है या दोस्तों में जाना बंद कर दिया है उसने। कोई ना कोई सिग्नल वो अपने बिहेवियर से आपको ज़रूर दे देगा। सपोज़ टीवी पे अगर वो चैनल भी स्क्रॉल कर रहा है ना, अच्छा। तो ये चीज़ भी आपको एक क्लियर मैसेज दे देगी। ऐसे बच्चे जिनको एक्सट्रीम एंग्ज़ायटीज़ हो रही होती हैं ना, नेक्स्ट डे उसको सपोज़ स्कूल जाना है, उसको एंग्ज़ायटी है। अगर वो बच्चा बैठ के टीवी देख रहा है, वो नहीं रुक रहा किसी एक चैनल पर भी, वो बार-बार स्क्रॉल किए जा रहा है, चैनल को बार-बार स्क्रॉल कर रहा है, चेंज कर रहा है। इट्स अ साइन कि वो किसी ज़हनी तनाव का शिकार है। वो किसी एक प्रोग्राम को लग के देख नहीं रहा। फिर ये भी होता है कि मोबाइल एक्टिविटीज़ क्या हैं उसकी, इससे भी वो आपको मैसेज दे देगा, किस किस्म के प्रोग्राम वो देख रहा है, ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है या बहुत डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स वो देख रहा है। तो उससे उसकी ज़हनी कैफ़ियत का अंदाज़ा हो सकता है। माँ ज़्यादा आसानी से ये अंडरस्टैंड कर सकती है क्योंकि टाइम ज़्यादा गुज़ारती है माँ बच्ची के साथ। फिर जो एज एप्रोप्रिएट फ्रेंडशिप होती है, चाहे वो पीयर्स के साथ हो जो क्लासमेट्स होते हैं, ठीक। चाहे मोहल्ले में हो, चाहे कज़िन्स में हो। सही। अगर बच्चा अपनी एज ग्रुप में दोस्तियाँ कर रहा है, दैट इज़ फाइन। अच्छा। लेकिन अगर वो अपने एज से बड़े लड़कों में बैठना पसंद करता है और उनके साथ दोस्तियाँ कर रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए अलार्मिंग होनी चाहिए। आप इसका नोटिस लें, क्यों उसके को बड़े लोगों की दो जो लड़कों की दोस्ती है, वो क्यों इतनी फ़ैसिनेट कर रही है? क्योंकि जो टीनेजर, सपोज़ 2 एज ग्रुप हम लेते हैं, 12-13 साल का बच्चा बैठा हुआ है 19-20 साल के लड़के के साथ उस कंपनी में, ठीक है। चाहे वो कज़िन्स हों, चाहे मोहल्ले के दोस्त हों। हुँ। या तो वो टीनेजर्स जो होते हैं समटाइम्स वो सिगरेट पी रहे होते हैं, या जो उनका डिस्कशन हो रहा होता है ज़्यादा वो सेक्स के ऊपर हो रहा होता है, या उनकी जो जो जिसको हम आजकल जेन ज़ी कहते हैं, राइट? हाँ जी। हाँ, तो या तो वो ये उनके मौज़ूआत हैं। ठीक। बड़े कॉमन मौज़ूआत हैं जिन पे ये 19-20 साल के जो बच्चे हैं, ये बात कर रहे होते हैं। अगर आपका बच्चा 12-13 साल का उस ग्रुप में बैठ रहा है, वहाँ पे लड़कियों के साथ दोस्ती के बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है? तो वो बच्चे को फ़ैसिनेट कर रही हैं। इस एज के बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, 19-20 साल के बच्चे को वो चीज़ फ़ैसिनेट कर रही है। इस एज के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे को वो चीज़ फ़ैसिनेट कर रही है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, और भी इसकी कई एग्ज़ाम्पल्स हैं। तीनों चीज़ें 12-13 साल के लिए तो सूटेबल नहीं है। जी, बिल्कुल। उसको वो चीज़ फ़ैसिनेट करी इसलिए उस कंपनी में बैठ रहा है। आपकी घंटियाँ बज जानी चाहिए कि मेरा बच्चा 20 साल के लड़के के साथ बैठा हुआ है। कोई ना कोई तो वो गलत मटीरियल सीख के उठेगा। पेरेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि ये तो बड़े अपने से बड़े उम्र के दोस्त, इसको बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। इसको तो अपने बड़ा मैच्योर है मेरा बेटा कि वो मैच्योर लड़कों में जाके बैठता है। इसको छोटे बच्चों की दोस्ती पसंद नहीं है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि उसके पास ऑप्शन नहीं होता, सिबलिंग्स में, कज़िन्स में। आप हैं ना ऑप्शन। अच्छा। भई माँ-बाप कहाँ गए? वो किस लिए हैं? अगर नहीं है ऑप्शन तो आप फिर 20-25 साल के लड़कों की दोस्ती उसको दे देंगे। आपके लिए सही है क्या? नहीं है ना। हम नहीं छोड़ सकते। हम हैं अवेलेबल बच्चे के लिए। हमें तो वो कहते हैं कि चील की निगाह रखो बच्चे के ऊपर, वो क्यों कहते हैं? हमें देखना है कि उसकी सोहबत क्या है। अच्छा, इसका आप वाइस वर्सा भी देखें। ये तो एज से बड़ी उम्र है ना। अगर एज से छोटी उम्र में भी वो बैठ रहा है तो यहाँ भी आपकी घंटियाँ बजनी है। वो अच्छा। क्यों एज से छोटी उम्र
क्यों उसको पसंद आ रही है? उसके 2 रीज़न्स होते हैं, या तो वो डोमिनेट करना उसको पसंद है, तो वो चीज़ आगे चल के बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चे के लिए। दूसरा, उसकी मेंटल ग्रोथ या तो नहीं हो रही है, जो उसको छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद आ रहा है। उनके टॉयज़ के साथ, डिंकीज़ के साथ एक 13-14 साल का लड़का एक 6-7 साल के बच्चे के साथ बैठा हुआ अगर खेल रहा है, तो और उसकी कंपनी एन्जॉय कर रहा है, जबकि उसकी एज की कंपनी मौजूद है, वो उनमें नहीं जाके बैठ रहा। तो उसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई रुकावट है, कि वो उसकी मेंटल ग्रोथ या तो नहीं है, या ये वाला जो एज ग्रुप है, जो उसका अपना एज एडिक्वेट है, वो उसको रिजेक्ट करता है, वो वहाँ से उसको भेजता है। तो इसका मतलब है आपका बच्चा बुली हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे निगाह तो बीइंग मदर हमें ही रखनी है, या बीइंग फादर बाप को रखनी है, कि किस कंपनी में मेरा बच्चा बैठ रहा है, ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है। ओके। अच्छा, एक और चैलेंज, हमारा पॉडकास्ट आज ज़िग-ज़ैग कर रहा है, उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि कमल अब्बासी की मौजूदगी का मुकम्मल फ़ायदा उठाते हुए, वो तमाम सवालात जो हमें मुख्तलिफ़ औक़ात में मिलते रहे, वो मिक्स प्लेट बनती जा हाँ, वो सारे सवालात पूछ लिए जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। वो बच्चे जो जेलस होना शुरू कर देते हैं, हसद करना शुरू कर देते हैं सिबलिंग्स के साथ, ये इतनी कम उम्र में उनको कैसे महसूस होता है कि मुझे जेलस होना है? और फिर वालिदैन को क्या ख़्याल रखना चाहिए कि वो बच्चों में या सिबलिंग्स में इस तरह के जज़्बात ना पैदा होने दें? एक चीज़ होती है कंपैरिज़न, हाँ, जहाँ कंपैरिज़न आ जाता है, उसके 2 आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं। 2 ही होते हैं बस, और तीसरा कोई नहीं है। सही। जहाँ माँ-बाप ने सिबलिंग्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, वहाँ पे या तो जेलसी आती है, या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। सही। दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों ही नेगेटिव इमोशंस हैं। तो रूट कॉज़ जो है उसको जड़ से निकाल के फेंकना है, कंपेयर नहीं करना बच्चे को। कंपैरिज़न इटसेल्फ बहुत टॉक्सिक होता है, चाहे किसी भी एज में किया जाए। अब आपका बच्चा बैठ के अगर आपको कंपेयर करना शुरू कर दे, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स के साथ, क्या गुज़रेगी आपके ऊपर, यार मैं इसका इतना ख़्याल करता हूँ, ठीक है, और मेरा बच्चा कह रहा है कि वो दूसरे का बाप अच्छा है। हुँ, तो ये चीज़ हमें कितनी नागवार गुज़रेगी, बिल्कुल। और पेरेंट्स हर लम्हा यही कर रहे हैं। हर वक़्त बच्चे को जज कर रहे हैं, उसको कम उसके ग्रेड्स अच्छे, वो देखो वो इतना सही ड्रेसिंग करता है, वो कितने अच्छी, वो देखो अपनी माँ का कितना हाथ बटाता है, वो घर में सारे काम करता है। ये हर लम्हा जो कंपैरिज़न है, ये बच्चे में जेलसी भी बिल्ड करता है और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी बिल्ड करता है। हम पॉडकास्ट के उस हिस्से में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे अब हम टीनेज बच्चों के ऊपर बात करेंगे। अगर आपके घर टीनेज बच्चे हैं और या आपके इर्द-गिर्द, तो इसके बाद होने वाली जो गुफ्तगू है, वो उन बच्चों के लिए होगी जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं। कमल, अभी तक जो हमने डिस्कशन की वो यकीनन ख़ास तौर पे माँओं के लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। लेकिन बड़े बच्चे जो हैं, उनके रवैये, ख़यालात, मिज़ाज सब बदल जाता है। 13 साल के बाद बच्चों की तरबियत के लिए मेरे ख़्याल से वालिदैन को कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ लेनी पड़ती होंगी। सबसे बुनियादी मसला जो शुरू में बच्चे में देखा जाता है, वो आता है स्कूल में पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है और ग्रेड्स के प्रेशर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ग्रेड्स का प्रेशर है, ये बच्चों को कैसे मुतासिर कर रहा होता है और वालिदैन को बच्चों की ख़्वाहिश देखे बगैर कि वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं, किस ग्रेड में रहना चाह रहे हैं, उनके ऊपर इम्पोज़ किए जा रहे होते हैं अपनी ख़्वाहिशात को। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों को क्या करना चाहिए और वालिदैन के लिए क्या मैसेज है कि क्या वो थ्री इडियट्स देख लें या फिर वो आपकी देख ये के भी नहीं सुधर रहा है। किताब पढ़ लें आपकी, या फिर कोई आपके पास उनके लिए टिप्स हैं? मैं सिर्फ़ अपने अल्फ़ाज़ से ही उनकी मदद कर सकती हूँ। अगर वो लोग सीख सकें पेरेंट्स, देखें अ, एक छोटे से कंप्यूटर में भी तो अपडेट्स होती हैं ना, अपडेट करें आप भई, चीज़ों को अपडेट करें, हर चीज़ ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है। पेरेंटिंग क्यों नहीं होगी ट्रांसफ़ॉर्म?
आप जब हमारा जो बचपन है, जो मिडल एज में जो लोग हैं, उनके के जब पेरेंट्स ने उनकी पेरेंटिंग की थी और वो बच्चे थे, वो दौर ही कुछ और था भाई। उस वक़्त की एक्टिविटीज़, प्रायोरिटीज़ बहुत ही डिफरेंट थी। और अब की जो प्रायोरिटीज़ और अब जो जेन ज़ी निकल के आया है, मुझे तो बड़ी हँसी आती है इस वर्ड पे। जेन ज़ी और मेरे बच्चों से मैंने सीखा है बाकायदा ये कि भई ये क्या है टर्म और ये क्या इस मिलेनियंस और जेन जेन ज़ी और और जेन ज़ी और जनरेशन हम जनरेशन एक्स हो गए। हाँ जी, एक्स हो गए हैं, बिल्कुल। तो ये मुझे हँसी आती है इस चीज़ पे। ख़ैर, जी, तो वो दौर था कि जब एक 2 ही लाइन्स होती थीं बच्चों के पास, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, अदरवाइज़ रेहड़ी लगाओगे, सही। ठीक है? आजकल के बच्चों के पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शंस हैं और कितनी लाइन्स हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं, लेकिन सुई इस जनरेशन की जो है वो डॉक्टर इंजीनियर पे अभी भी टिकी हुई है। वो हिली नहीं अपनी जगह से। और बच्चे के पास, और बच्चा खुद एक्सप्लोर कर रहा है। बच्चा ये देख रहा है कि मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं जा सकता हूँ, लेकिन अब्बा कह रहा है मेरा कि इंजीनियर ही बनना है तुझे। हुँ। तो इसकी बहुत सारी फ़ॉर्म्स आ गई हैं, अब बच्चा उसमें फँस गया। बनना वो चाह रहा है, स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है, वो अलाउड नहीं है उसको। उसने कहा कि जी मैं, माँ-बाप ने मना कर दिया, इसकी तरफ तो देखना भी नहीं, वरना तुम भूखे मर जाओगे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है? तुम्हारे पास खाने-पीने को नहीं होगा अगर तुमने पढ़ाई नहीं की। तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम की इम्पोर्टेंस उसको बताएँ ना। आप उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का प्रोफ़ेशन इम्पोज़ ना करें कि तुम एज़ अ प्रोफ़ेशनल डिग्री तुम्हें ये वाली लेनी है, तुम्हारे लिए ये सही है। उसके लिए खुला ऑप्शन है, वो जो चाहे कर सकता है। आजकल तो शेफ़ भी 20 लाख रुपए कमा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है? 20 लाख रुपए मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, मैंने पूछा एक शेफ़ से। जी, जी, कॉन्टिनेंटल होटल्स में जो शेफ़ बिल हैं, वो बिल्कुल हाँ, और उसके 2-3 पास होटल्स में वो जाते हैं, काम करते हैं और 20 लाख रुपए मंथली उनकी इनकम है। जी, जी। तो ये कोई प्रोफ़ेशन नहीं है क्या? इसको आप काउंट ही नहीं करते। फिर वो एक ज़माने में एक तरक्की करे, वो अपना वेंचर स्टार्ट कर सकता है, वो अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है। कंप्यूटर्स में कितनी लाइन्स हो गई हैं। यहाँ पे मैं अपनी एग्ज़ाम्पल आपको अगेन इसलिए देना चाह रही हूँ। मेरा बेटा जो बड़ा वाला है, उसको स्कूल में ये कह दिया गया था कि आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता, आप इसको निकाल के यहाँ से ले जाएँ। मैं उस स्कूल का नाम मेंशन नहीं कर रही, अच्छा, लेकिन उस स्कूल ने मुझे ये कह दिया था कि ये नहीं पढ़ सकता, ठीक है? एक तरह से उन्होंने गिव अप कर दिया था, क्योंकि मेरे बेटे के साथ जो है वो लर्निंग डिफ़िकल्टी थी, डिस्लेक्सिया और एडीएचडी के भी इश्यूज़ थे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पढ़ नहीं सकता। मैंने डिस्लेक्सिया को पहले खुद पढ़ा, सही। फिर मैंने कहा नहीं, ये डफ़र्स नहीं होते, ये बड़े इंडिजीनियस बच्चे होते हैं, डिफ़रेंट डायमेंशन में सोचते हैं। मुझे वो डायमेंशन पिक करनी है, पढ़ाना तो है उसको, तालीम तो देनी है। सही। अब उसको मैंने खुद एक्सप्लोर करने दिया, किताबें रिमूव की उसकी ज़िंदगी से, उसके ज़िंदगी में मैं लेके आई डिजिटल कैमरा, मैंने कहा जाओ नेचर फ़ोटोग्राफ़ी करो। मैं उसकी ज़िंदगी में लेके आई कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन्स मैंने नहीं दी अपने बच्चे को, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों से मैंने उसको पढ़ाया। अब मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं, वो भी जनरेशन एक्स हैं, सही। वो मुझे बताते हैं कि कमल इस एज में मैं सिर्फ़ सिग्नेचर करने के लिए पेन उठाता हूँ। पेन का काम नहीं है लाइफ़ में। जी, मेरा बच्चा दूसरा लॉ पढ़ रहा है, ठीक है? वो लैपटॉप पे ही पढ़ता है, उसी पे नोट्स बनाता है, उसी पे इम्तिहान देता है। पेन का तो काम ही ख़त्म ना। जी। और हमारे स्कूल में फँसे हुए हैं लोग कि जे जो है वो रूट लेटर है, ए जो है वो आपका ग्रास लेटर है और जो एल है वो स्काई लेटर है, वो नीचे से ऐसे टर्न होगा। ये किन चीज़ों में फँसाया हुआ है हमने बच्चों को, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ख़ैर, मैंने उसको किताबों के बगैर पढ़ाया और 3D एनिमेशंस, गेम डेवलपिंग, ये उसने खुद एक्सप्लोर किया। आज वो उसमें एमएस कर रहा है माशाल्लाह, मास्टर्स कर रहा है। उसी के एडमिशन के लिए हम यहाँ आए हुए थे, यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया माशाल्लाह, गॉड। और वो अब मास्टर्स कर रहा है इसी गेम डेवलपिंग में। सही। तो कहने का मकसद ये है कि मैं अगर ये कह देती कि नहीं तुम्हें इस सब्जेक्ट में नहीं जाना, गेमिंग कोई, ये भी कोई सब्जेक्ट है? इसमें तुम क्या कर लोगे? क्या एक्सेल करोगे?
मैं ये कंडीशन लगा सकती थी, मैंने कहा नहीं, एक्सप्लोर करने दो, उसकी अपनी दुनिया है। वो अगर डिफरेंट सोच रहा है, मैं अपनी क्यों सोच उसके ऊपर इम्पोज़ करूँ? और उसने अपने लिए ना सिर्फ़ उस फ़ील्ड को चुना, उसमें एक्सेल किया, अब मास्टर्स कर रहा है एंड ही हैज़ अ प्लान फॉर पीएचडी। वंडरफुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लेसिंग्स थी कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफ़ीक दी कि मैं उसकी अवेयरनेस लूँ कि जो प्रॉब्लम मेरे बच्चे के साथ है, मैंने उस चाहती तो मैं डफ़र का लेबल लगा के उसको घर पे बिठा देती। और ये एक और मसला, नौजवान बच्चों को मोहब्बतें हो जाती हैं और फिर वो एक नई समझ चल पड़ते हैं। वालिदैन के सामने फरमाइशें आना शुरू हो जाती हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं आपके पास? ऐसे केसेस बच्चे खुद लेके आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा। जी, ये खुद जो लेट टीन्स में जो बच्चे होते हैं ना, जिस वक़्त अच्छा मैंने जो शुरू में जो चीज़ मेंशन की थी ना यासिर के जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 11 से 20 साल। जी। 15 साल के बाद माँ-बाप हाथ छुड़ा लेते हैं बच्चे से। जिस वक़्त उसको रियल गाइडेंस की ज़रूरत है, उस वक़्त माँ-बाप जो है ना वो उसके ऊपर सख्ती शुरू कर देते हैं और बेइंतहा उसको जो है ना जिस वक़्त आपको एक रिलेशनशिप बनाना है कि वो आपसे एक दोस्ताना माहौल में आके शेयरिंग करे, आपको एप्रोप्रिएट टाइम पे पता लग जाएगा कि कोई लड़की या कोई लड़का इसकी लाइफ़ में आ चुका है। ये एज ऐसी है आप इससे रोक नहीं सकते। ये नेचुरल चीज़ है अगर लड़के को लड़कियाँ और लड़कियों को लड़के अच्छे लगते हैं। शुक्र करें कि आपके बेटे को लड़कियाँ ही अच्छी लग रही हैं, लड़के अच्छे नहीं लग रहे। हाँ, ये वरना एक और मुकदमा। ये एक और मुकदमा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर अच्छे लग रहे हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। भई अपनी एज में भी हम जाएँ, तो हमें भी लड़के अच्छे लगते थे और लड़कों को लड़कियाँ अच्छी लगती थी। सही। तो इस चीज़ से, इस सिस्टम से, इस नेचुरल प्रोसेस से हम इनकार नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। सबसे पहले तो उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर दो भाई, ये कह दो हाँ भाई ये जो तुम फ़ील कर रहे हो, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, सही। ये कोई बहुत ही मायूब बात नहीं है। हाँ, अफ़ेयर चलाना या फिर क्या होता है बच्चे जो मेरे पास आ रहे हैं वो ये कि आप हमारे पेरेंट्स से बात करें कि वो हमारा निकाह कर दें। अच्छा। अब निकाह के बारे में कभी बात ही नहीं की गई बच्चे से, उसको बताया ही नहीं गया। अब वो क्या करता है कि पेरेंट्स जो कंडीशंस लगाते हैं बच्चे के ऊपर, नहीं, तुम इस लड़की से मिलने नहीं जाओगे या तुम इस लड़के से मिलने नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा महरम नहीं है, तुम उससे अकेले में नहीं मिल सकती। सही। अब ये महरम कहाँ से आ गया? यहाँ आपने को-एजुकेशन में बच्चे को डाल दिया और कंडीशंस लगा दी कि लड़कों से दोस्ती ना करो, ये पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ सारे प्रोजेक्ट्स सब जो कंबाइंड स्टडीज़ हो रही हैं। हमने बच्चे को को-एजुकेशन में डाल के और उसपे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि लड़के-लड़कियाँ दोस्त नहीं होंगे। ये मुमकिन नहीं है अगर आपको द लड़के-लड़की की दोस्ती पर एतराज़ है, तो आप को-एजुकेशन में अपने बच्चे को ना डालें। उसको मोहब्बतें भी होंगी, उनके ब्रेकअप्स भी होंगे, उसको आपको डील भी करना है। अगर आप डील नहीं करेंगे, तो फिर वो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटीज़ की जो तुम बात कर रहे थे, वो चीज़ उसके अंदर आनी शुरू होगी। वो एक रिजेक्शन की एहसास होने लगता है कि जी हमें रिजेक्ट कर दिया गया। जो बच्चे मेरे पास जो कंसर्न लेके आ रहे हैं कि निकाह की बात करें, क्यों? क्योंकि वो निकाह को क्या उनके ज़हन में परसेप्शन है निकाह का कि दिस इज़ अ लाइसेंस टू मीट। फॉर मतलब एक हलाल तरीके से मिलने का ये एक मेथड है, सही। जिससे हम गुज़र जाएँगे, तो फिर इंशाल्लाह वी विल बी अलाउड टू मीट। लेकिन उसके बाद आने वाली ज़िम्मेदारियों के लिए शायद वो भी। वो उनको ये पता ही नहीं कि निकाह इज़ नॉट अ लाइसेंस, इट्स अ लाइफ़टाइम कमिटमेंट, डेफ़िनिटली। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके ऊपर बैठ के लेट टीन्स में बड़ा ऑफ़न डिस्कशंस बच्चे के साथ होना चाहिए। अब बच्चा अगर आपके पास ये कह रहा है आके कि मुझे ये लड़की सपोज़ अच्छी लग रही है, तो आप पहले तो उसको वैलिडेट करें और उसके बाद उससे थोड़ा-सा टाइम माँगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम्हारी फीलिंग्स पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ताकि उसको ये इत्मीनान हो जाए कि हाँ, मुझे सुन लिया गया, मेरी फीलिंग्स को वैलिडेट कर दिया गया। अब मुझसे टाइम माँगा जा रहा है। हाँ, ये मैं दे इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। थोड़ी-सी तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर भी आप लेकर आएँ। सही। यहाँ तो बच्चे ने कहा कि मुझे एक लड़की पसंद है, वहीं पेरेंट्स बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल के ये तुम पढ़ने जाते हो या तुम अफेयर नहीं चला रहा, वो तो कह रहा है मेरा निकाह कर दें। अब ये अगर मैं इस डिबेट में जाना नहीं चाहती क्योंकि मैं कोई मज़हबी स्कॉलर नहीं हूँ,
लेकिन अगर आप शरीयत के हिसाब से देखें वो गलत डिमांड तो नहीं कर रहा। वो तो सही। कह रहा है जी मुझे आप हलाल रिलेशनशिप में बांध दें। अच्छा, वैसे ये जो अर्ली एज मैरिजेस होती हैं, आप इसके हक में हैं? अर्ली एज मैरिजेस अर्ली एज को लेस देन 20 रख लें आप, क्योंकि मैं जब भी कोई सवाल करता हूँ तो आपके ज़हन में वो एज ब्रैकेट एज आ जाती है। मैं हाँ, एज को बहुत हाँ, एज 20 साल से कम है जी। 20 साल से कम अगर बच्चों की शादियां, मेरे हिसाब से मैं रिलीजियस एस्पेक्ट को इसमें नहीं बीच में लेके आऊंगी, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ अपने दीन की, और उसमें जो चीज़ें हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है, वो कोई ना कोई वजह है, तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन ये कोई मजहबी स्कॉलर हैं तो वही बेहतर गाइड कर सकते हैं। मैं बात करूंगी फिजिकल और इमोशनल जी, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। सही, ग्रोथ की जो एज है वो 18 तक होती है। ठीक है, सपोज 16 साल में एक बच्ची की शादी कर दी गई, सही। उसकी अपनी जो इंटरनल ग्रोथ थी क्या वो कंप्लीट हो चुकी थी? वो तो खुद अभी एक ग्रोथ के प्रोसेस से गुजर रही है ना। हुँ, 16 साल में उसकी शादी हुई, 1 महीने बाद उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। उसकी अपनी ग्रोथ भी चल रही है और उसके अंदर भी एक ग्रोथ चल रही है। हाँ, फिर क्या होता है, फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं जी, खून की कमी है जी, अभी ये चीज़ ये प्रॉब्लम है, कमज़ोरी है, विटामिन डी की कमी है, क्योंकि अभी तो उसकी अपनी बॉडी की नीड्स पूरी नहीं हुई थी। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी तो उसकी अपनी नीड्स ही अभी मीट नहीं हुई थी, कि उसके अंदर एक और वजूद आ गया और अब उसकी भी नीड्स पूरी होनी है। तो फिर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा जो इमोशनली अगर हम देखें तो इस एज के बच्चे रिलेशनशिप कैरी करने के लिए रेडी नहीं होते, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए रेडी नहीं होते आज के दौर में, आज के दौर में। ठीक है, क्योंकि वो दौर जब पेरेंट्स बच्चों की तरबियत करते थे तो सिर्फ पेरेंट्स ही कर रहे होते थे। वो हुर्फ़े आखिर होता था जो वालिदैन ने सिखा दिया। गूगल इन्वॉल्व नहीं था। गूगल का कोई काम नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था, स्क्रीन्स नहीं थी, कुछ नहीं था। तो जो माँ-बाप ने बता दिया वो बस उर्फ़ आखिर है, उसके बाद फिर वहीं दुनिया ख़त्म हो गई। आज तो कुछ नहीं, अगर पेरेंट्स से जवाब नहीं मिला तो बच्चे ने गूगल्स कर लिया और चैट जीपीटी आ गया। इतनी सारी इसके पास रिसोर्सेज़ आ गई तो दिमाग डिफरेंट डायमेंशन में सोच रहा है। उसको अभी अपने बहुत सारे एम्स, अपने गोल्स, एम्बिशंस डिज़ाइन उसने किए हुए हैं 15 साल की एज में। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा, मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, मैं ये स्पोर्ट्स में अभी दोस्तों के साथ ये मूवी देखनी है। इस पे आ गई एक ज़िम्मेदारी कि तुम्हें अब ये इसको भी सँभालो। ये लड़की है, ये भी तुम्हारे साथ रहेगी। तो उस चीज़ के लिए वो रेडी नहीं है। एक अट्रैक्शन जो बच्चे को मिली उस एज में, जिसको उसने थोड़ी देर के लिए एन्जॉय कर लिया। सही। उसके बाद वो बच्चा आया, वो फेड अप होना शुरू हो गया, यार ये क्या मेरे गले बाँध दिया मेरे माँ-बाप ने। हुँ, और बच्ची परेशान है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है ये, मतलब मैं अब कुछ और करना चाह रही थी, मेरे गोद में बच्ची बैठी हुई है या बच्चा बैठा हुआ है, तो अपने उसके जो ड्रीम्स हैं वो तो ख़त्म ही हो गए ना, क्योंकि माँ-बाप ने ही कह दिया कि दिस इज़ द राइट एज फॉर मैरिज। ठीक है। ना फिज़िकली ना इमोशनली वो अभी रेडी नहीं होते मेरे हिसाब से, कि मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, कोई मुझसे डिसएग्री कर सकता कर है, सकते हो जी। ठीक है? तो मेरे हिसाब से नहीं होते इमोशनली, और इसके जो मेरे पास इन एज ऑफ लेट जो मेरे पास खातून 2-3 आई हैं 60s की एज में, 60 इयर्स उनकी एज है, एंड शी इज़ माय क्लाइंट, कि वो मेरे पास आती हैं कि हमारी शादी हुई थी जब हम गली में खेल रहे थे गिल्ली-डंडा। अच्छा, उम्र के इस हिस्से में हिस्से में आके उनको अपनी वो एज याद आ रही है जब वो गली में अपनी दोस्तों के साथ गिल्ली-डंडा या गुड़ियों की शादियाँ करती थी और एन्जॉय करती थी 14-15 साल की एज में। फिर शादी हो गई थी हमारी। तो हम तो जो बचपन है उसके बाद हमारा डायरेक्ट बुढ़ापा आ गया। बचपन से डायरेक्ट 55। 55
तो वो बीच में हमने जवानी तो अपनी एंजॉय की ही नहीं। एंजॉयमेंट मैं इन अ सेंस खुदा ना करे ये नहीं कह रही कि जवानी में कोई अफेयर या इस तरह का नहीं। हर एज का अपना एक प्लेजर होता है, ठीक है? इसी तरह जो टीनेज है उसका भी एक एक अपना प्लेजर है। बच्चा उस एज में एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार रहा होता है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बच्चे से ले ली गई है। या तो ग्रेड्स का एक प्रेशर उसको दे दिया गया है या अर्ली मैरिजेस दे दी गई हैं, राइट? ग्रेड्स की हमने बात अभी तक नहीं की है, जी, जी। ठीक है? ग्रेड्स में जो है वो पेरेंट्स ने बच्चे को एक घोड़े की रेस में दौड़ाया हुआ है कि तुम्हें इतने ग्रेड्स लेने हैं। अब वो पागलों की तरह दिन रात पढ़ रहा है, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके उसके ग्रेड्स किसी भी वजह से। वो वहाँ उस मोमेंट में नहीं अपनी प्रोडक्टिविटी दे पाया, या वो ग्रेड्स जो माँ-बाप को चाहिए थे वो नहीं मीट कर पाया, नहीं अचीव कर पाया। अब उसके लिए जीना मुहाल हो जाता है। जो तुमने थ्री इडियट्स की बात की थी कि जो ग्रेड्स में दौड़ाया हुआ है बच्चे को, इसकी रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल भी एक है कि अभी रिसेंटली पता होगा सबको, कराची में एक बच्चे ने सुसाइड किया है। अभी कैम्ब्रिज का रिजल्ट आया था, ए लेवल्स का वो स्टूडेंट था। रिजल्ट आया, वो ग्रेड्स जो माँ-बाप को चाहिए थे, वो उसने नहीं अचीव किए अनफॉर्चुनेटली, और उसको माँ-बाप को फेस करने से ज़्यादा आसान लगा मौत को गले लगाना। ओए होए! इससे भी बड़ा अलमिया कोई हो सकता है? उसने ऊपर से कूद के छलांग लगा के और सुसाइड कर ली। ये रिसेंटली अभी वाक़या हुआ है, ये 2025 की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, मेरे ख़्याल से उम्र के इस हिस्से में जब 15, 16, 17 साल को बच्चा क्रॉस करता है, तो वालिदैन फ़ौरन से उसको कंपैरिज़न की दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे मामू के बच्चे ने देखो क्या कर लिया, चाचू के बच्चे ने क्या कर लिया, नेबर्स को देखो उन्होंने क्या कर लिया। तो कहीं उसको एहसास होने लगता है कि मैं एक नाकाम शख्स हूँ और मेरे वालिदैन मुझे मैंने इंफीरियॉरिटी हाँ कॉम्प्लेक्स की जी। बात की थी। तो उसे अपने आप में एक फ्लॉप आदमी नज़र आना शुरू होता है और वो फिर इस तरह क्या करें फिर वालिदैन कैसे देखें, ये भी तो ज़रूरी है ना कि उसको एहसास दिलाया जाए कि इस दौड़ में तो उसने दौड़ना है, वरना पीछे रह जाएगा बिल और अगर पीछे रह गया तो वो उसी के मुस्तकबिल के लिए एक अगेन चैलेंज है। तो फिर दरमियानी रास्ता क्या है? देखिए, दरमियानी रास्ता ये है कि अ, उसको सक्सेस स्टोरीज़ भी तो बताई जा सकती हैं। ज़रूरी है कि उसको अपने ही एज ग्रुप के उस बच्चे के साथ कंपेयर किया जाए जो उसके साथ रहता है, या उसका इंटरैक्शन हफ्ते में 3 दफ़ा उसके साथ हो रहा है। क्या उसी से कंपेयर करेंगे तो उसको एहसास होगा कि मुझे कुछ अचीव करना है? जो रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज़ हैं, अगर हम वो बच्चे को बता दें, तो क्या वो उनसे फ़ैसिनेट होके आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं हो सकता? मुझे लगता है कई वालिदैन इस सारे मामले में बच्चे के कम ग्रेड्स का आना अपनी नाकामी समझ रहे होते हैं बिल्कुल। और उन्हें लगता है कि ये नहीं हारा एग्जाम में हमसाए के बच्चे से, मैं हार गया हूँ और वो उसको पर्सनल लेते हैं और उन्हें उनकी ईगो हर्ट होती है किसी महफिल में या के दोस्तों। लिए शेम समझ लेते हैं कि मैं, और फिर झूठ भी बोल रहे होते हैं, और झूठ बोल रहे होते हैं कि मेरा बेटा पास हो गया, ठीक है? ये मैं रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स बता अच्छा, रही हूँ। पास फेल तो फिर भी चलें, अब पास तो मेजॉरिटी बच्चे हो ही जाते हैं, मार्क्स बढ़ा के ग्रेड जीपीए ज्यादा बता रहे मैं होते हैं। अपने अपने लिए मैं बता रही हूँ ना कि अपने लिए पेरेंट्स शेम समझ रहे होते हैं कि हम कैसे बताएँगे कि हमारे बच्चे का 2 जीपी आया है, 1.9 जीपी आया है, ठीक है? एक तो ये, दूसरा ये कि हमारे बच्चे का एडमिशन फलाँ कॉलेज में नहीं हो रहा है, एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज में नहीं हो रहा, बिल्कुल। ठीक है? तो ये हम कैसे बताएँगे, या फलाँ यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा। तो पेरेंट्स पर्सनल इश्यू इसको बना रहे हैं, और अब चूँकि खुद अपने लिए शेम समझने लगे हैं इसको, तो सारा प्रेशर जा रहा है बच्चे के ऊपर। नहीं, तुम्हें ये ग्रेड्स लेने मैं लोगों को क्या बताऊँगी? ऐसा हो रहा है, और बहुत ऑफ़न मेरे पास केसेज़ आ रहे हैं इस चीज़ के। तो अब आखिर में सबसे अहम मसला टीनेज बच्चों का भी, बच्चे ज़रा जब बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन समझाते हुए ख़ास तौर पे फादर कहते हैं कि अक्सर जुमला सुनने को मिलता है कि अब इसको मैं क्या समझाऊं। बचपन में वो डांट डपट लेते हैं, समझा लेते हैं, सख्ती भी कर लेते हैं, लेकिन एक ख़ास उम्र में ख़ास तौर पे वालिद को ये एहसास होने लगता है कि अगर पलट के इसने जवाब दे दिया
ठीक है, अगर इसने रिटेलिएट कर दिया तो मेरी रिस्पेक्ट डैमेज होगी, तो बहुत सारी चीज़ों को वो इग्नोर करते हैं और अपने अंदर पेशेंस लेके आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? इससे बॉन्डिंग वीक हो रही होती है या फिर हालात ख़राब हो जाते हैं, या इसको जारी रखना चाहिए? ये बड़ा अहम मसला है इस एज में, ख़ास तौर पे फादर का और सन के रिलेशन में। जो 2 लोग दुनिया में सबसे कम बात करते हैं वो बाप और बेटा हैं। अच्छा। सबसे जो कम इंटरैक्शन होती है वो इसी रिलेशनशिप में होती है। अगर किसी महफ़िल में 2 लोग खामोश बैठे हुए हैं तो आप समझ जाइए बाप-बेटे हैं। और जहाँ तक बात प्रैक्टिस की है कि भई इस तरह से बातचीत बच्चे के साथ रखनी चाहिए, तो ये बहुत हेल्दी है। कन्वर्सेशन के अलावा इस एज में आपके पास कोई दूसरा टूल नहीं है कि जिससे आप बच्चे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें और उससे बातचीत कर सकें। ये अगर आप उससे कन्वर्सेशन करते रहेंगे तो उसके मसाइल आप तक पहुँचते रहेंगे, आप उसकी इनर वर्ल्ड को टच कर लेंगे। ओके। लेकिन अगर आपने कन्वर्सेशन बंद कर दी, हुँ। ये इस खौफ से कि पता नहीं ये पलट के कोई रिबेल ना कर जाए या ये मुझे मेरे साथ बदतमीज़ी ना कर जाए, ये मसले का हल नहीं है। आपको बातचीत तो अपनी रखनी है, उसके साथ उसकी इस्लाह भी करनी है। आप मुझे ये बताएँ कि जब इस्लाह करने वाले खामोश हो जाएँगे, फिर इस्लाह कौन करेगा? अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि बदतमीज़ी करते हैं, हम इससे नाराज़ हो जाते हैं। मैंने कहा तो आप नाराज़ हो गए, अब इस्लाह कौन करेगा? बाहर से कोई आएगा इस्लाह करने के लिए? तो बच्चा अगर गलती कर रहा है, यहाँ पे माँ-बाप का नाराज़ होना बनता ही नहीं टिल द एज ऑफ 20, बनता ही नहीं है नाराज़, नाराज़ नहीं होना भाई। आप नाराज़ नहीं हो सकते, आप तो वहाँ करेक्शन के लिए बैठे हुए हैं। आप जिस तरह करेक्शन उसकी कर सकते हैं, इस तरह कोई नहीं कर सकता। तो यू आर नॉट अलाउड फॉर नाराज़गी। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप टेम्परेरी उससे साइलेंस अपना लें, खामोशी थोड़ी देर के लिए, उससे ज़रूरी बात कर लें बस, लेकिन बातचीत बंद करना इस मसले का हल नहीं है। रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है तो उसमें एक तो ये कि आप खुद भी बातचीत कर रहे हैं बच्चे के साथ, प्लस ये कि बच्चा आपको ये भी ऑब्ज़र्व कर रहा है कि माँ-बाप आपस में किस तरह बात कर रहे हैं या माँ-बाप दूसरों से किस तरह बात कर रहे हैं। अगर दूसरों से गुस्से में हैं, उनके साथ उनका लहज़ा ठीक नहीं है या पेरेंट्स आपस में उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो बच्चा तब भी आपसे बात नहीं करेगा। वो शट कर देगा वहीं पे कि जी इनका मूड सही नहीं है, इनसे बात नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक़्त माइंडफुल रहें, लेकिन हाँ, ये एक फैक्ट है कि ये टिल द एज ऑफ 20 एक सीसीटीवी कैमरा आपके साथ-साथ 24 घंटे लगा रहता है। और यू नीड टू बी माइंडफुल कि मुझे कोई ना कोई मेरा जो बच्चा अगर है 2, 3, 4 जितने भी बच्चे हैं उनमें से कोई ना कोई एक मुझे ज़रूर ऑब्ज़र्व कर रहा है। मैं उसकी ख़ास ऑब्ज़र्वेशन में हूँ। तो इसलिए आपका ताल्लुक या आपका लहज़ा या आपकी बातचीत सिर्फ़ बच्चे ही के साथ इम्पोर्टेंट नहीं है, दीगर लोगों के साथ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो उससे भी बच्चा आपके साथ फ्रेंडली वे में बात करेगा अगर आप दूसरों के साथ भी एक हल्के उसमें बात करेंगे। हाँ, गुस्सा करना है उसके सामने ना करें। आपको लड़ाई करनी है बीवी के साथ या बीवी को शौहर के साथ, बच्चे के सामने ना करें। बच्चे का ताल्लुक दोनों के साथ खराब हो जाएगा अगर माँ-बाप आपस में लड़ रहे होंगे तो। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पॉडकास्ट देखने के बाद लग रहा होगा कि उनके ज़हनों में जो सवाल हैं वो नहीं पूछे गए। उसके 2 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पे आपको एक नंबर नज़र आ रहा है। इस नंबर के ऊपर आप राब्ता करके कमल से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये भी है कि इनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनके लिंक्स इसी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएँगे और बहुत तफ़सीली वीडियोज़ वहाँ पे मौजूद हैं। ये एक बुक है जो कि पॉडकास्ट के शुरू में हमने बताई, पैरेंटिंग द राइट वे। इस बुक को आप हासिल कर सकते हैं और इस बुक में जो है वो आपको बहुत सारी टिप्स भी मिल जाएँगी। बावजूद इसके हम कोशिश करेंगे कि दोबारा कभी बैठें और इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में जो सवालात आएँगे, उनको एड्रेस करें। आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं अभी भी मुतमईन नहीं हूँ कि
20% है जो हमने बच्चों के इश्यूज़ पे बात की हाँ यासिर। जी। मेरे हिसाब से अभी इसको बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैं अलग से एक पॉडकास्ट आपके साथ ज़रूर करना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स की लड़ाइयाँ होती हैं, जी, जी। इसका कितना ख़तरनाक असर पड़ रहा होता है बच्चे की शख्सियत, उसके किरदार पे। हाँ जी। इसको अलग से भी हम मेरे ख्याल से मेरे जितने भी सवालात रहे इस पॉडकास्ट में, हर सवाल एक पूरे पॉडकास्ट का मुतकाज़ी है। एग्ज़ैक्टली सही और उसको कम वक़्त में जितना उसकी समरी दी जा सकती थी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बता दिया। आपके वक़्त का शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया।